दिसंबर महीने की आखिरी तारीख या दिसंबर महीने के आखिरी दिन थे। रविवार का दिन था। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध शायर, प्रसिद्ध कवि फैज हिंदुस्तान आए हुए थे। मित्रों, फैज प्रसिद्ध हिंदी उर्दू शायर हिंदुस्तान आए थे। और आज रविवार का दिन शाम के समय विश्वविद्यालय में फैज की शेर शायरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संदीप की पत्नी कविता शाम को फैज का यह कार्यक्रम सुनने देखने का निश्चय करती है। इतना बड़ा शायर हिंदुस्तान आया है और उनकी शायरी का कार्यक्रम होने वाला था और कविता अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट के हेड, विभाग के प्रमुख उनके साथ शेर शायरी का कार्यक्रम सुनने और देखने विश्वविद्यालय शाम के समय जाने वाली थी। आज कविता बहुत खुश थी। साथ ही उसने अपने पति संदीप को भी कार्यक्रम जाने के लिए तैयार किया था। संदीप ने भी इस कार्यक्रम में दोनों साथ जाने के लिए तैयार ही था। कविता आज बड़ी खुश थी, परंतु यकायक यानी अचानक दोपहर को संदीप की अम्मा यानी संदीप की मां का तार आया यानी इमरजेंसी संदेश आया कि संदीप की मां शहर आ रही है। जिस समय संदीप को यह तार मिला, मां का संदेश मिला कि मां शहर आ रही है, रात की रेलगाड़ी से वह शहर पहुंच रही है, तार पढ़कर संदीप ने अपनी पत्नी कविता से कहा कि यह तो बहुत बढ़िया हो गया। रात को हम दोनों रेलवे स्टेशन मां को लेने जाएंगे। कविता ने अपनी पति को याद दिलाया, पर आज तो हमें कार्यक्रम देखने यूनिवर्सिटी जाना है। संदीप बोला, कार्यक्रम देखने हम कैसे जाएंगे, कैसे जा सकते हैं जब अम्मा अपने घर आ रही है। संदीप के हाथ में रुमाल था। संदीप टेबल पर पड़े टेप रिकॉर्ड साफ कर रहा था और अचानक कविता की नजर बचाकर संदीप ने टेप रिकॉर्ड का बटन ऑन कर दिया और सारी कविता की बातें टेप हो रही थी। कविता ने संदीप से कहा, अम्मा तो पहली बार शहर नहीं आ रही है, ड्राइवर को भेज दो, ड्राइवर अम्मा को लेकर आएंगे। संदीप कविता से बोला,
ड्राइवर की अम्मा नहीं है। ऐसा करो, तुम अम्मा को लेकर घर आना। आज ठंड भी गजब की है। तुम गाड़ी में अम्मा के लिए एक एक्स्ट्रा शाल लेकर जाना और अपने हाथ से अम्मा को गर्मा गर्म चाय पिलाना। तब तक मैं भी जाऊंगा, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। फिर इकट्ठा खाना खाएंगे। मित्रों, संदीप की अपनी पत्नी के बारे में जो बातें थी या बर्ताव था या व्यवहार था, वह व्यवहार कुछ ठीक से नहीं था। वो कविता ने सुबह से नियोजन किया था कि आज इतवार के दिन शाम को यूनिवर्सिटी कार्यक्रम देखने के लिए दोनों जाएंगे। अम्मा आ रही है तो ड्राइवर लेकर उसे आएंगे। परंतु संदीप कविता की कोई भी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। संदीप ने अपनी पत्नी से कहा कि कार्यक्रम देखने के लिए मैं अकेला जाता हूं, तुम अम्मा को लेकर आना रेलवे स्टेशन से, हम साथ में शाम को समय खाना खाएंगे। और संदीप ने बड़ी चतुराई से टेप रिकॉर्ड साफ करते समय टेप रिकॉर्ड का बटन दबा दिया और कविता की सारी बातें टेप हो रही थी। कविता को गुस्सा आया और उसने अपने पति से झट से कहा, संदीप से कहा, यह सब काम तो नौकर भी कर सकता है। संदीप बोला, नौकर बाहरी लोगों के लिए काम करता है, अम्मा के लिए तुम काम करना तुम्हारा धर्म है। कविता बोली, अम्मा कोई पहली बार इस शहर में नहीं आ रही है, वह अकेली भी घर आ सकती है। कविता की बातें सुनकर, पत्नी की यह बातें सुनकर संदीप का दिमाग जल उठा। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने कविता से गुस्से में कहा, ठीक है कविता जी, आप जाइए, कविता सुनिए, अम्मा को मैं ले आऊंगा और खाना भी खिला दूंगा। जो कुछ तुमने उनके बारे में जो भी कुछ कहा है ना, टेप रिकॉर्ड में बंद है। अम्मा को आज पता चल जाएगा कि उनके विरुद्ध तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा हुआ है। कविता को पता ही नहीं चला, कविता को पता ही नहीं चला कि बातों बातों में संदीप ने सारी बातें टेप कर ली। कविता एकदम ठंडी हो गई, एकदम शांत हो गई। कविता उस दिन, उस शाम कार्यक्रम देखने के लिए नहीं जा सकी। गुस्से में संदीप ने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठा और अपनी मां को लेने रेलवे स्टेशन तक निकला। कविता उसके साथ जाना चाहती थी, वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन संदीप उसे साथ नहीं ले गया। कविता ने अपने पति की माफी मांगी, वह बाहर गेट तक गाड़ी के पीछे पीछे भागी। आखिर संदीप अकेला मां को लेने रेलवे स्टेशन चला गया। आखिर मन मारकर, निराश होकर कविता घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने के बाद सबसे पहले कविता ने क्या ढूंढा, तो वह टेप रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की। वह सुनना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या आपत्तिजनक बातें कह डाली है अपनी सास के बारे में। लेकिन उसने इधर उधर टेप रिकॉर्ड ढूंढा, टेप रिकॉर्ड मिल गई, परंतु उसमें कैसेट नहीं थी, कैसेट गायब थी। संदीप ने टेप रिकॉर्ड से कैसेट निकाल कर अपने कमरे में रखकर कमरा बंद कर गया था। जब रात को संदीप अपनी मां को लेकर घर आया तो संदीप ने देखा
पत्नी कविता अत्यंत नम्र है। संदीप कविता के पास आया। कविता की ओर देखकर संदीप ने कहा, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, पर आइंदा कभी अम्मा के बारे में कुछ बातें कही तो टेप रिकॉर्ड मेरी अलमारी में कपाट में बंद है। इस तरह का पति पत्नी के बीच का संबंध, एक दूसरे पर कोई विश्वास ही नहीं। यानी पति संदीप को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था, हमेशा शंका शंका और शंका। मुझे भी इस बात का पता नहीं चलता कि ये पुरुष की सोच कैसी होती है। ये हर एक पुरुष संदीप की तरह नहीं होता, यह भी ध्यान में रखिए। कुछ थोड़े ऐसे पुरुष होते हैं संदीप की तरह विकृत मनोवृत्ति के हो सकते हैं। अपनी पत्नी पर अविश्वास दिखाने वाले पुरुष आज भी समाज में हैं। मित्रों, कभी कभी स्त्रियों के बारे में मैं गहराई में सोचता हूं। स्त्रियों पर परिवारों में अन्याय अत्याचार होता रहता है। ये आज की बात नहीं है, कई हजारों सालों से चला आ रहा है। घर और परिवार में स्त्री पर अन्याय अत्याचार की घटना है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जो लड़की अपने मां बाप के घर 20-22 साल तक रही, वह अचानक विवाह हो जाने के बाद एक अपरिचित व्यक्ति के साथ रहने लगती है। उसके सारे रिश्तेदार नातेदारों को छोड़कर वह पराए घर में आ जाती है और एक पराए घर के लोगों के साथ वह एडजस्टमेंट कर लेती है। उस लड़की को इस बात का भी पता नहीं होता कि उसका साथी, उसका जीवन साथी जो भी कुछ मिला है वह किस स्वभाव का होगा, उसका असली रूप क्या होगा। वह सब कुछ सहन कर लेती है। एक अपरिचित व्यक्ति के साथ उसका नाता, उसका रिश्ता जुड़ जाता है, उसका नाम जोड़ दिया जाता है। यह सब कुछ स्त्रियां ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। इसी तरह की एक घटना है। एक दिन जब संदीप और कविता संदीप के ऑफिस में उनका एक साथी, उनका एक मित्र, उनका नाम था मिस्टर रस्तोगी। ये रस्तोगी भी संदीप के ऑफिस में काम करने वाले उप सचिव के पद पर थे। मिस्टर रस्तोगी की पत्नी का नाम था नीलम रस्तोगी। नीलम रस्तोगी ने एक दिन संदीप और कविता को अपने घर चाय और नाश्ते के लिए बुलाया। संदीप और कविता रस्तोगी के घर चाय और नाश्ते के लिए चले गए। नीलम रस्तोगी अत्यंत सुंदर महिला थी। वह प्रौढ़ थी, परंतु अभी भी वह अत्यंत तरुण दिखाई दे रही थी। नीलम रस्तोगी ने कविता के सामने, संदीप के सामने नाश्ता और चाय के गिलास रख दिए। कविता चाय पीने लगी और कविता ने नीलम रस्तोगी से कहा कि तुम आप भी ले लो चाय। तो नीलम रस्तोगी ने अत्यंत नम्रता से कविता से कहा कि आज मेरा हरितालिका का व्रत है, आज मैं पानी भी नहीं पी सकती। संदीप ने देखा कि आज हरितालिका का व्रत है,
स्त्रियां व्रत रखती है, विवाहित स्त्रियां व्रत रखती है, और मेरी पत्नी कविता मेरे साथ बैठकर चाय का मजा ले रही है। संदीप मन में कूड़ जाता है, बहुत दुखी होता है। यानी पत्नी कविता को इस बात का भी पता नहीं है कि आज हरितालिका का व्रत है। इस व्रत रखने का, वो तो चाय पी रही है, उसे तो पता भी नहीं है कि आज हरितालिका है। व्रत रखने का सवाल ही नहीं था। और यह व्रत जन्म जन्मांतर में यही साथी मिले, इसलिए स्त्रियां करती है। जब संदीप ने यह सुना कि यह व्रत स्त्रियां इसलिए करती है कि जन्म जन्मांतर में यही पति मिले, इसलिए यह व्रत किया जाता है, तो संदीप और भी चिढ़ जाता है। जब संदीप और कविता अपने घर पहुंचे, घर पहुंचने पर इसी बात को लेकर संदीप ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। वह कविता से कहता है कि तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा, तो क्या मैं तुम्हारी क्लास का स्टूडेंट हूं जिसे जब चाहे तुम चुप कह दो या चुप कर दो? कभी कभी संदीप अपना प्रभाव डालने के लिए मित्रों अपने पद का दुरुपयोग भी करता था। संदीप आईएएस अधिकारी था, सुपर क्लास 1 अधिकारी था, और सुपर क्लास 1 अधिकारी संदीप कभी कभी अपना प्रभाव डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता था। एक घटना ऐसी है कि संदीप का एक छाया चित्रकार मित्र था जिसका नाम था सुधीर। उसी शहर में रहता था, और सुधीर एक उत्कृष्ट छाया चित्रकार था। और उन दिनों सुधीर के चित्रों की शहर में बहुत चर्चा हो रही थी। इस कलाकार को, इस दोस्त कलाकार को प्रकाश में लाने के लिए पहली बार जो कोशिश की, पहली बार जो प्रयत्न किया, वह संदीप ने किया। सुधीर चित्रकार था, उनके चित्रों की प्रशंसा शहर में हो रही थी, लेकिन वह समाज के सामने नहीं आया था, किसी ने लाया भी नहीं था। सुधीर को लोगों के सामने प्रकाश में लाने की कोशिश मित्र संदीप ने पहली बार की। संदीप ने एक फोन करके उसके चित्रों का प्रदर्शन का आयोजन की व्यवस्था एक शहर के बड़े हॉल में की थी। और संदीप का मित्र सुधीर चाहता था कि मेरे इन चित्रों का प्रदर्शन का आयोजन सब कुछ संदीप की कृपा से हुआ है, इसलिए मेरे चित्रों के प्रदर्शन का उद्घाटन भी संदीप के हाथों से हो जाए। परंतु संदीप ने वैसा नहीं किया। संदीप ने सुधीर के चित्रों का प्रदर्शन का उद्घाटन के लिए एक शहर के बड़े मंत्री को बुलाया। और जिस समय चित्रों के प्रदर्शन का उद्घाटन करने के लिए मंत्री महोदय आए, तो संदीप ने मंत्री महोदय से एक बात कही। वह बात इस प्रकार की थी, वह मंत्री से कहता है कि इसमें सिर्फ दीवार पर कीला ठोकने का काम और चित्र टंगाने का काम सुधीर ने किया है, बाकी सभी कमाल तो मेरा ही है। मंत्री जी जोर जोर से हंसने लगे। मित्रों, इससे क्या स्पष्ट हो जाता है? वह सुधीर का अच्छा खासा मित्र है संदीप, परंतु संदीप सुधीर पर अपना प्रभाव डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके शहर के बड़े
हॉल में उसके चित्रों के प्रदर्शन का आयोजन करता है, यह संदीप की कृपा से है। यह सब संदीप की कृपा से है। यानी चित्रों का प्रदर्शन का आयोजन सब कुछ संदीप ने किया था और सुधीर ने केवल दीवार पर कीला ठोककर वहां अपने चित्र टंगा दिए थे। संदीप हर जगह अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न करता था। एक विशेष आदमी, एक विशेष हस्ती, एक विशेष पर्सनालिटी दिखाने का काम संदीप हर जगह समाज में, लोगों के सामने, मित्रों के सामने, महिलाओं के सामने और अपने परिवार तक जहां तहां वह अपना प्रभाव दिखाने का काम करता